आज हमारे देश में चारों ओर एक आंदोलन दिख रहा है और किसानों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। क्या यह आंदोलन सही में ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है? किसानों के लिए सही में लोग वो चाहते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक किसानों का विकास चाहता हूं? अगर कुछ ऐसी बात है तो मैं कुछ रिपोर्ट बताना चाहता हूं आपको हमारे भारत के किसान के बारे में। 2011 के जनगणना के अनुसार 52% लोग कृषि पर डिपेंड है, 12% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और यह 365 दिन काम करते हैं, 1 वर्ष काम करते हैं। तो हमारे देश के जीडीपी में इनका योगदान है मात्र 17 से 18%। 17 से 18% मात्र इनको जीडीपी में योगदान है। जिस देश में 52% लोग आजादी तो हो ही गया भारत का, जिस देश के जनसंख्या के आधी आबादी, जिस देश की जनसंख्या के आधी आबादी जिस काम में जुड़ा हुआ हो, उस काम से मात्र 17 से 18% उस जीडीपी का बढ़ता है उस देश का। 2016 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार कृषि का प्रति माह आय मात्र 6400 रुपया, मात्र 6400 रुपया हमारे देश के किसान कमाते हैं और साल में यह पैसा हो जाता है लगभग 77,000 के आसपास, 76,800 रुपया। तो अब जरा सोचने वाली बात है कि एक देश के 52% लोग, आधी आबादी मात्र कमाते हैं 77,000 रुपया, वो कृषि से जुड़े हुए हैं और भारतीय किसान के ऊपर 1,04,000 रुपया से ऊपर का कर्ज है और वो कर्ज से दबे हुए हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये स्थिति है। और वर्ष 2019 का केवल रिपोर्ट है, 1 साल का रिपोर्ट है केवल 2019 का, कि 10,000 से ऊपर किसान आत्महत्या किए हैं और आत्महत्या करने का बस एक ही कारण है कि वो किसान कर्ज से डूबे हुए थे। आत्महत्या केवल कर्ज के बोझ में किसान ने किया है। 77,000 रुपया उनका इनकम है और कर्ज है किसानों के ऊपर लाख रुपया का, तो वो 30,000 रुपया तो हर साल ऐसे ही डैमेज में जा रहा है। तो क्या किसानों का विकास हो पाएगा? चलिए आगे हम किसान के द्वारा उत्पन्न करने वाले अनाज जो है उस अनाज के बारे में कहते हैं। अनाज का बाजार मूल्य अनाज के बाजार मूल्य का सिर्फ 10 से 23% किसानों को मिल पाता है। किसान को जो पैसा मिलता है वह बाजार मूल्य का 10 से 23% मिल पाता है। 10 से 23% का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई सामान 100 रुपया में बिकता है कृषि के सामान, तो किसान को उसका मूल्य मिलता है मात्र 23 रुपया। तो ये पैसा बीच का जाता कहाँ है? तो बड़े बड़े बिचौलिया हैं, बीच में रिटेलर हैं, थोक विक्रेता हैं, इनके पास ये पैसा चला जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी भारत के कृषि उत्पाद मात्र 2.5% निर्यात होता है विदेशों में। भारत कृषि प्रधान देश है, 52% लोग यहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। फिर भी यह निर्यात पूरे विश्व में अपने सामान का मात्र 2.5% करता है, उत्पादन ही नहीं है। एक सर्वे के अनुसार कहता है, एक सर्वे है, एक सर्वे का रिपोर्ट है कि 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत के 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं और जिसमें 1% युवा मात्र कृषि करना चाहता है। किसान बनने के लिए इच्छुक है मात्र 1% युवा, 72% कृषि से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसान बनना चाहता है मात्र 1%। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कृषि में कमाई नहीं, कृषि के कार्यों में कमाई नहीं है। देश के 72% किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं, देश के 72% किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कृषि में विकास, कृषि का इनकम नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है। और यह बात अगर आप सुनिएगा तो आपका जमीन फट जाएगा कि हम ये बात है। हमारे देश के 38% सांसद भी कृषि हैं, हमारे देश के 68% सांसद जो हैं वो कृषि हैं, किसान हैं। और फिर भी किसानों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? 38% का मतलब होता है कि 100 में से 3, 40% अगर रहता तो 100 में से 4, 38% है, 100 में से 3, 4 मानिए, लगभग 100 में से 3 और 4 व्यक्ति जो सांसद है वो 3 सांसद में 1 सांसद जो है से किसान है। 3 में से 1 सांसद किसान है और फिर भी कृषि का यह हालत है हमारे देश में।
तो क्या सही से लोग चाहता है, दिल से चाहता है कृषि में विकास हो? आप इस बात का गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया के थाली में जो भोजन पहुंचाता है, उस किसान की थाली में छेद कौन कर रहा है? जो किसान पूरे दुनिया की थाली में भोजन पहुंचाता है, उस किसान की थाली में छेद कौन कर रहा है? जरा सा बात उठती है बॉलीवुड पे, जरा सा बात आई बॉलीवुड पे तो संसद में हंगामा हो गया, लड़ाई खड़ा हो गया कि तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हैं। जरा आप गौर कीजिएगा, हो सकता है तो आप खाना भी खा रहे होंगे कि जिस थाली में आपका जो थाली में खाना खा रहे हैं वो अनाज कौन पैदा किया है। जरा सा बॉलीवुड पे आवाज उठता है तो वहां ड्रग्स का सप्लाई कौन कर रहा है, आपस में लड़ जाते हैं वो। और लेकिन उस बॉलीवुड जो कहता है कि हम इंडस्ट्री हैं, हमारी थाली है, बॉलीवुड एक आदमी का थाली नहीं है, वो पूरे भारत के लोगों का एक थाली है। और वहां पे पूरे भारत के लोगों का कमाई जाता है। जब लोग 200-200 रुपया दे करके फिल्म देखता है, 300 रुपया दे करके टिकट लेकर फिल्म देखता है, तब उन हस्तियों की कमाई होती है। और वो बड़ी बड़ी हस्ती गिनाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े हस्ती है जिनके पास 100-100 करोड़ और 500-500 करोड़ रुपया होता है। और लेकिन जब आप खाना खाते हैं उस समय थाली में जो आपका भोजन होता है, जरा याद कीजिएगा, वह भोजन का थाली का एक एक कण कौन देता है आपको? वह पैदा करने वाला एक किसान होता है। और वह किसान को मिलता क्या है उसके बदले? भूखमरी और लाचारी, गरीबी और बेबसी। अगर किसान का कोई बेटा कुछ करना चाहता है तो उसके पास सबसे पहला लाचारी आता है, गरीबी। पैसे की आड़ बन जाती है, पैसे के कारण ना उस शिक्षा ले पाता है किसान का बेटा, ना अच्छी पढ़ाई पढ़ पाता है। और अंतोगत्वा होता क्या है, अच्छी ना नौकरी मिलता है, ना अच्छा बिजनेस कर पाता है, और लास्ट में वो भी किसान बन जाता है या किसी कंपनी में जाकर लेबर बन जाता है। ऐसी स्थिति है हमारे किसानों की। तो लेकिन किसान के द्वारा ऐसा क्यों होता है? अभी मैं आपको बताया कि किसान का जो उत्पादन मूल्य है उसका 10 से 23% ही मिलता है, तो बीच का पैसा जाता कहां है? बीच के पैसे ये बिचौलिया और थोक विक्रेता और बड़े बड़े रिटेलर जो है, ये लोग इसमें शामिल हैं और ये लोग वो पैसा खा जाते हैं। जरा से मैं एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, किसान अगर कोई अनाज को पैदा करता है तो वह अनाज को किसान बेचता है। मान लीजिए गेहूं को किसान बेच रहा है 20 रुपए केजी, तो थोक विक्रेता उसे बेचते हैं 30 रुपए केजी। और वह जब आटा बन जाता है और बड़ा सा किसी कंपनी का टैग लग जाता है, तब वही आटा बिकता है 60 रुपए केजी। किसान को क्या मिला? मात्र 3 गुना वृद्धि हो गया। ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए किसान बेचा, 30 रुपए थोक विक्रेता बेचा, 60 रुपए केजी थोक। ये बड़े ब्रांड लग जाते हैं, बड़े सारे डिपार्टमेंटल मार्केटिंग का बहुत सारा एक पैकेट हो जाता है, उसका ब्रांड लग जाता है कि ये ब्रांड का ये आटा है, तो उसका दाम 60 रुपए केजी 3 गुना बढ़ जाता है। कमाता रियली में कौन है? बाजरा 17 रुपए केजी बिकता है तो थोक विक्रेता उसे 23 रुपए केजी बिकता है। और जैसे ही उसके ऊपर डिपार्टमेंटल ब्रांड लग जाता है तो वही बाजरा 60 रुपए केजी बिकता है। जौ 10 रुपए किलो बिकता है और थोक विक्रेता उसे 24 रुपए किलो बेचते हैं। और जब उस पर डिपार्टमेंटल मार्केटिंग कंपनी का जब ब्रांड लग जाता है, किसी कंपनी का उस पर लोगो लग जाता है, तो वही जौ 120 रुपए किलो हो जाता है। और जब इसका कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो 250 रुपए किलो भी हो जाता है। जरा सोचने वाली बात है कि जो किसान ये कितना गुना बढ़ जाता है, 12 गुना बढ़ जाता है। बड़े बड़े रिटेलर और बड़े बड़े थोक विक्रेता होते हैं, किसान से सामान को कम मूल्य पर लेकर के उसको वो स्टोर कर देते हैं। और जब किसान के पास सामान खपत हो जाता है तो वही सामान को फिर वो बेचते हैं, अपने मनचाहा भाव से बेचते हैं। इससे क्या हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश के किसान कभी भी सुदृढ़ होंगे? चलिए, ये तो हो गई आज की बातें। मैं कुछ आपको इतिहास में ले चलता हूं, पीछे 47 के पहले की बातें बताता हूं। 1947 के पहले क्या थी स्थिति, किसानों के शोषण कैसे हुआ है। तो अंग्रेजों ने एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड का नाम था एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड क्या था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जिसमें किसान जो थे वो किसान के द्वारा उत्पन्न होने वाले सामान को उसी बोर्ड के तहत बेचना था। उसी किसान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ही बेचना था और किसान इसके लिए मजबूर हो गए थे और उनको वही बेचना था। माने किसान को अपनी सामान को एक ही जगह बेचना था, चाहे वो मूल्य जो तय करे।
अंग्रेजों का मंशा था कि किसान, भारतीय किसान कभी भी अमीर नहीं हो, कभी भी ये सुखी संपन्न नहीं हो, ये सारे दिन गरीबी और लाचारी से जिए, ये फटेहाल जीवन जिए। और हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ तो मात्र एग्रीकल्चर, ये जो था एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसका नाम हटा करके मंडी समिति बना दिया गया। और मंडियों पर भी किनका राज है आप देखे होंगे, बड़े बड़े मंडियों पर उन्हीं लोग का राज होता है जो किसी राजनेता से लगाव होता है या फिर किसी पार्टी से या किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। नॉर्मल कोई किसान किसी मंडी का ठेकेदार या कुछ नहीं होता है। दो पार्टी भारत में किसानों के लिए हमेशा से लड़ाई करते आ रही है। एक अकाली दल है जो पंजाब में लड़ती है और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जो शरद पवार जो है मुंबई में लड़ते हैं। ये किसानों के लिए हमेशा लड़ते आई है। लेकिन क्या ये गौर करने वाली बात है कि कोई भी पार्टी हार्दिक दिल से और ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ा? कोई भी पार्टी चाहा कि किसानों का विकास हो? किसी के मन में ऐसा आया कि किसान का विकास हो? जो अंग्रेज के समय में किसान का शोषण होता था, जो अंग्रेज के समय में किसानों के सामने एक लगाया गया था कि मार्केटिंग बोर्ड के अंदर बेचना है सामान को, तो आज एक फिर किसान के लिए बिल आया है। साहब, कोई भी ऐसा ना हो जाए कि यह बिल आप ऐसे पास कर दें कि कोई बड़े बड़े एमएनसी कंपनियां इसका ठेका ले ले। बहुत बड़े बड़े कंपनी ठेका अगर ले लेगी तो वो किसानों के द्वारा जो उत्पादन होगा मूल, उसका शोषण करेगा और किसानों के द्वारा जो सामान है उसका शोषण करेगा और किसान को क्या बोलते हैं कि लास्ट में वो उसका मूल्य नहीं दे पाए और किसान को फिर से ममोड़ देगा, लाचार कर देगा। ये एमएनसी कंपनियां भी कोई दूसरा नहीं है। अंग्रेज भारत में आए थे, वो भी व्यापार करने आए थे। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को क्या कर दिया? भारत पे राज करने लगा, भारत पे अधिकार करने लगा। यहीं के लोगों को मिला करके भारत के लोगों को गुलाम कर दिया और हमारी सभी अर्थव्यवस्था सारा चौपट कर दिया और हमारे देश के लोग गुलामी की जिंदगी जीने लगे। यही हुआ था। और फिर आप एक स्टेप ले रहे हैं, कुछ भी करने से पहले सोच समझ करके और सही से हार्दिक दिल से अगर आपको लगता है कि किसानों का विकास होना चाहिए तो किसान का ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल का रिपोर्ट जानिए। किसान किस बदहाल में जीवन जीता है पता है आपको? कैसे किसान अपनी जीवन को व्यर्थ करता है? वह जब रोता है तो उसके आंख के आंसू देखने वाला कोई नहीं होता है। अपनी बीवी और बच्चों के साथ सिमट जाता है। और किसानों की ऐसी स्थिति, बदतर स्थिति, भारत में 52% लोग ऐसी स्थिति जी रहे हैं। कुछ किसान के नाम पर बड़े किसान हैं जो छोटे किसानों का भी शोषण करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं। और किसानों को कुछ मिलता भी है सरकार के द्वारा तो वो सरकारी लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। और फिर से आप नया बिल बना रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि कोई बड़े बड़े एमएनसी कंपनियां आए और इसका ठेका ले ले और किसानों को एक समर्थन मूल्य नहीं दे पाए और किसान जो चीज था और किसान जो चीज है वही किसान जीव ही हट जाए और किसान नाम का कोई व्यक्ति और किसान नाम ही नहीं बचे, तो कौन देगा आपको थाली में भोजन? कौन पहुंचाएगा? यह मैं रिपोर्ट बता रहा हूं कि बहुत कोई भी लोग किसान नहीं बनना चाहता। किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता है, लेकिन राजनेता अपने बेटा को राजनेता बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड के हस्ती जो हीरो हैं, जो नायक हैं, जो खलनायक हैं, जो नायिका हैं, वो अपने बच्चों को नायक बनाना चाहते हैं, खलनायक बनाना चाहते हैं। क्रिकेटर अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। सर्विस करने वाले व्यक्ति अपने बच्चों को सर्विसमैन बनाना चाहते हैं। लेकिन किसान एक क्यों ऐसा व्यक्ति है जो किसान अपने बच्चा को किसान नहीं बनाना चाहता है? किसान अपने बेटा को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि आपको भी पता है कि किसानी करने में क्या फायदा है और क्या घाटा है और किसानी करके लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। तो मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसान की जो स्थिति है उस सही स्थिति और ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट बताने का काम करें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसान नाम का जीव पृथ्वी से विलुप्ति हो जाए। धन्यवाद। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार, बिहार राज्य गया जिला के डुमरिया प्रखंड के नंदेई देवचंडी गांव का अस्थायी निवासी हूं। सभी को मेरा प्रणाम।